तो डियर स्टूडेंट्स, हड़प्पा सिविलाइजेशंस के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस सभ्यता की खोज, इसके विस्तार, इसके उद्भव और उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े थे। अब उसके बाद की इस विषय की जो दूसरा क्लास है, ये आम तौर पे संबंधित होगा कि जो महत्वपूर्ण स्थल की खोज हुई है तो उसको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद कि इस सभ्यता में जीवन कैसा था, लाइफ कैसा था। जीवन का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था। तो ये जब पढ़ लेंगे तब इसका मतलब होगा कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया। आपके इच्छा के मुताबिक, आपके मन मस्तिष्क को ध्यान रखते हुए, यानी इनर फीलिंग को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ही अनिवार्य है उसको हम आपको बताएं, जिससे आपका परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आ सके। तो इसका सब हेडिंग जो होगा, प्रमुख स्थल, इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट प्लेस में सबसे पहला जो है वो हड़प्पा है। इसकी खोज 1921 में सर दयाराम सयानी ने, यह खोज हम लोगों ने गलत लिखा, बल्कि असल शब्द होना चाहिए एक्सकेवेशंस, यानी उत्खनन। ठीक है, तो दया राम साहनी ने किया, और इन्होंने किसके निर्देशन में किया, यानी निर्देशन का मतलब डायरेक्शंस में, कौन डायरेक्ट कर रहा था। तो ये दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, के डायरेक्शंस में सर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन 1921 में कराना शुरू किया। इसका स्थिति क्या है, यानी किस जगह पर यह स्थित है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब में, यानी आजकल हम लोग बोलेंगे तो पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब में एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी। और इस रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। अगर इसका जिला पूछा जाए तो मांटगोमरी जिला कहलाता है, लेकिन आज के समय में ये मांटगोमरी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि वर्तमान में इसका नाम शाहीवाल है, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा स्थल की स्थिति है, सिचुएशन से। अगर इसमें प्रमुख उत्खनित, यानी एक्सकेवेटेड, जो पुरातत्व हम लोग को प्राप्त हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें क्या क्या है,
सबसे पहला यहाँ चीज जो मिलता है वो है अन्नागार। अन्नागार जहां अनाज रखा जाता है यानी ग्रेनरी। इसकी कुल संख्या जो है वो 12 है, 12 है, और ये 6 + 6 की संख्या में, यानी एक साइड में 6 और एक साइड में 6। अगर इसका माप देखा जाए तो प्रत्येक अन्नागार का माप जो है वो 50 × 20 फीट है। एक अन्नागार कितना है? 50 × 20 फीट का। और इसकी विशेषता यह है कि इसका जितना भी मुंह है वो सब रावी नदी के तरफ खुलता है और ढलान लिए हुए, तो उससे ऐसा लगता है कि अनाजों को जो है रावी नदी के माध्यम से लाया जाता था या ले जाया जाता था, अर्थात किसी हड़प्पाई स्थल से ला करके यहाँ स्टोर किया जाता था और उसके बाद फिर दूसरे जगहों पे जो है वो भेजा जाता था। तो ये है एक। उसके बाद दूसरा जो है वो श्रमिक आवास भी मिला है। जहां श्रमिक रहते थे। इनका जो माप है एक श्रमिक आवास का 17.5 × 7 फीट का है। और पूरा अवशेष अगर देखिएगा तो ये 2 टीलों में बटा हुआ है। कितना? 2 टीला है। टीला का मतलब ऊपर से ढका हुआ एक ऐसा ऊंचाई का स्थल जिसको टीला बोला जाता है। तो 2 टीले में एक को बोलते हैं पूर्वी टीला और दूसरे को बोलते हैं पश्चिमी टीला। तो जो पूर्वी टीला है वो एक्चुअली में दुर्ग टीला है और ये जो है साधारण लोगों का निवास स्थान है। तो ये जो श्रमिक आवास बना हुआ है वो पश्चिमी टीले पर ही बना हुआ है। और दुर्ग टीला का मतलब ये हुआ कि ये फोर्टिफाइड होता था, चारों ओर से 12 फीट चौड़ी, इसी से आप माने उस पर गाड़ी आप चला सकते हैं। एक दीवार थी जो ये किले को घेरे हुए था। और उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक स्तर था वहां समानता नहीं थी बल्कि असमानता थी, क्योंकि श्रमिकों के लिए अलग आवास बने हुए थे और जो हाई क्लास के लोग थे उनके लिए अलग आवास बने हुए थे और वो दुर्ग टीले में रहा करते थे। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो 18 चौकियां मिली। और ये जो चौकियां थी ये गोलाकार थी, यानी सर्कुलर थी। और अगर इनका डायमीटर देखा जाए, व्यास, तो 3.5 मीटर का ये व्यास का था। तो इन चौकियों के बारे में कहा जाता है कि इस पर अनाजों को जो है पीसा जाता था या लगड़ा जाता था। जैसे वहां का मुख्य फसल क्या था? गेहूं।
तो गेहूं तो उसकी बालियां होती हैं, उसको आप लगड़ते हैं तब उसमें से गेहूं निकलता है। तो पुरातत्ववेत्ताओं ऐसा मानना है कि ये चौकियां जो है, चौकिया का मतलब क्या है कि लकड़ी की बनी हुई नहीं चौकी थी, बल्कि पत्थर या ईंट की बनी हुई थी। हाँ, जाता के तरह, जाता भी मिला है लेकिन इसको आप जाता नहीं कह सकते हैं। जाता में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट नहीं था। इसमें था कि बीच में एक होल था और बाकी चारों तरफ खाली था। तो उससे विद्वानों का ऐसा विचार है कि इसमें अनाजों से भूसा जो है वो निकाला जाता था और तब इसको उन अन्नागारों में, ग्रेनरी में सुरक्षित रखा जाता था। तो ये सभी चीजें। दूसरा जो इसका पूरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ जो होता है वो बोला जाता है मुर्दों का टीला। स्थानीय भाषा में अगर इसका एक्सकेवेशंस की बात किया जाए, इसके उत्खनन का, तो इसी के एक साल के बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी, ठीक है। अगर इसकी स्थिति देखा जाए कि कहां पर स्थित है ये, इसका पोजीशंस कहां पर है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो प्रीवियस क्लास से बताए थे, तो वहां पर कहां पे है, तो ये सिंध में है। और सिंध में कहां है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां जिसका नाम है लरकाना। और लरकाना में जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये दाएं बाएं वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप जान लीजिए। इसको आप यूजलेस मत समझिए। क्यों? क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पूछ देता है कि हड़प्पा किस, माने रावी नदी के किस तट पर है, दाएं की बाएं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर है, दाएं की बाएं। तो अगर इसको यूजलेस दे करके दाएं बाएं को छोड़ दीजिएगा तो उस समय निश्चित रूप से गलत होगा। तो ये दो प्लेस के लिए कोडिंग कर लीजिए। पहले जो स्थल खोजा गया नहीं हड़प्पा, वो बाएं स्तर पर है, और जो बाद में एक साल बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया वो दाएं स्थल पर है, ठीक है। अब प्रमुख उत्खनित स्थल पर अगर बात करें, उत्खनित स्थल की अगर बात करें तो उसमें यहां भी अन्नागार मिला है। हम जानबूझ करके लिख रहे हैं आपको ताकि आप समझिए। लेकिन यहां 12 मिले हैं। यहां जो अन्नागार मिला है वो एक ही मिला है, ठीक है। लेकिन इस अन्नागार का नाप 150 गुने 75 मीटर का है। अब यहां एक अन्नागार कितना है, 50 गुने 20 मीटर का, और यहां एक अन्नागार कितना है, 150 गुने 75। इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा के तुलना में मोहनजोदड़ो के जो ग्रेनरी है वो बड़ा है। और ये संपूर्ण माने इस सिविलाइजेशंस का ये सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल है। सिर्फ ये नहीं कि अन्नागार के मामले में, बल्कि जितने भी पुरातत्व प्राप्त हुए हैं भवन, पुरातात्विक भवन, उन सारे भवनों में सबसे बड़ा भवन इस सिविलाइजेशंस का, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जितने 1000 स्थल की खुदाई हुई है, उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा
जो भवन है वो मोहनजोदाड़ो का अन्नागार है। क्लियर? ये बताना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद दूसरा जो चीज यहां मिला है वो है स्नानागार, ग्रेट बाथ। स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ। इसका जो माप है वो 39 गुने 23 गुने 8 मीटर का, मतलब समझे, 39 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 8 मीटर जो है गहरा। इसके अलावा इसमें अगर बात किया जाए तो इस स्नानागार में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। और सीढ़ियां जिस दिशा में बनी हुई हैं वो उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। पूरब पश्चिम दिशा में सीढ़ियां नहीं है। सीढ़ियां किस लिए? तो कुंड बना हुआ है, उस कुंड में पानी रहता है, लोग नहाते हैं। तो उस कुंड में उतरने के लिए या तो उत्तर दिशा से उतरिए या फिर दक्षिण दिशा से उतरिए। साथ ही साथ एक नाली भी मिला है इसमें। नाली किस लिए? कि कुंड अगर भरा हुआ है तो वही पानी हमेशा रहेगा तो गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो गंदे पानी को निकालने के लिए कुंड के नीचे में एक नाली बना हुआ था, उसको खोल दिया जाता था, सारा पानी बह जाता था। तो वो दिशा जो था जिसमें नाली बनी हुई थी वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी साउथ वेस्ट। मतलब समझे, अगर हम कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा साउथ वेस्ट में नाली बनी हुई थी तो इसका अर्थ आप क्या लगाइएगा? हम एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आप उसको समझ जाइए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, नहीं उल्टा लिख दिया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया ही ना। तो हम बोल रहे हैं क्या? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का दिशा का मतलब है कि यहां पर, यानी जो नाली है वो कहां पर है? कोने में है। और कोने से पानी क्या होता है साहब? तो निकल जाता है। अब देखिए कि इस स्नानागार की एक और विशेषता है कि इसमें कुआं भी पाया गया है। लेकिन कुआं कहां पाया गया है? तो कुआं इसके दोनों ओर कमरे बने हुए हैं, ठीक है? तो 6 कमरे बने हुए हैं। 6 कमरों में से एक कमरा में कुआं खुदा हुआ है। अब भाई कुआं बाहर भी ओपन प्लेस में भी हो सकता था, लेकिन कमरा में कुआं खोदने का क्या लॉजिक है? तो कमरा में कुआं खोदने का लॉजिक ये है, पुरातत्वविदों ने बताया, कि पानी शुद्ध रहे, पानी में कोई गलत चीज कुएं में अंदर नहीं जाए। इससे और एक तथ्य ये भी कि सिर्फ एक ही ग्रेट बात है, बाकी सभी मोहनजोदाड़ो के घरों में कुएं पाए जाते थे और स्नान करने की जगह थी। तो जब थी तो एक अलग से ग्रेट बात क्यों बनाया गया? तो उस पर पुरातत्वविदों का कहना था कि ये धार्मिक आस्था का प्रतीक था और इससे पवित्रता का संकेत मिलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस के लोग शुद्धता और पवित्रता पर काफी ध्यान देते थे। तो उस कारण से एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाता था पवित्रता और शुद्धता के लिए, और ऐसे पवित्रता शुद्धता के लिए ये महास्नानागार का प्रयोग किया जाता था। क्लियर? ऐसे कुंड है ना, तो कुंड तो नीचे हो गया, उसके दोनों साइड में 3-3 कमरे बने हुए हैं, तो 5 पुरोहित के लिए हो गए। अब
बाकी एक कमरे में जो था वो कुआं था। तो कुंड तो नीचे है, ऊपर से रस्सी से पानी निकाल कर करके और बहाया जाता था, तो वो कुंड में चला आता था। कोई पंपिंग सेट नहीं लगा हुआ था, और वो डेली यूज करने का तो था नहीं। अब कितने बार यूज करते थे साल में, हर महीने या हफ्ते, ये रिटन प्रूफ पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम नहीं कर सकते हैं। एकदम आएगा, इसलिए कि कवर्ड ऊपर से नहीं था। तो अगर बारिश का पानी का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे या फिर कुएं का, तो इसका जवाब ये हो कि अगर बारिश के पानी का ही इस्तेमाल वो लोग करते तो फिर कुआं नहीं बनाते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता था, वो उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती थी। वर्षा बहुत कम होती थी, तो इस आधार पे आप नहीं कह सकते हैं कि महास्नानागार में वर्षा के जलों का प्रयोग होता था। अभी हाल फिलहाल में जो नए उत्खनन हुए उससे पता चला है कि भाई जब वर्षा बहुत कम होती तो खेती कैसे लोग करते थे, तो नहरों के अवशेष मिले। तो जिसके माध्यम से विद्वानों का ये कहना है कि नहरों के माध्यम से वो लोग खेती का जो एरिया है वहां आप देखिए कि आज भी नहरों का जाल बिछा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक लंबी नहरें कहीं हैं तो पाकिस्तान में है। क्यों है? क्योंकि वो नहरी इलाका शुरू से रहा। बात समझ में आ रही है? इस पीरियड से। इसके अलावा अगर और देखा जाए अपनी पढ़ाई को सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, तो एक कांसे की नृत्यरत मूर्ति मिली। कांसे की नृत्यरत यानी डांसिंग, एक मूर्ति यहां से मिलती है। इसके अलावा शिव की आकृति की मूर्ति मिली। इस शिव की आकृति का मूर्ति का जो शेप है, वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है और त्रिकोणमानी पे बैठा हुआ है, कोई एक आसन जो होता है उस पे, और उसकी बाएं ओर महिष यानी भैंस और गेंडा है, और दाहिनी ओर जो है वो शेर और एक और जानवर भूल रहे हैं, और बीच में दो हिरण है, और उसकी बाजू जो है वो कड़ाओं से भरी हुई है और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में। तो उससे विद्वानों का ये कहना है कि ये पशुपति शिव थे। शिव पर अगर आप बहुत ज्यादा अध्ययन करें और जानें, तो सनातन धर्म में जो अनादिकाल से जिस शक्ति की सबसे ज्यादा उपासना हुई है वो शिव की शक्ति है। और कुछ व्यक्ति ऐसा भी मानते हैं कि शिव ही वास्तव में ईश्वर थे, यानी सनातन धर्म में ईश्वर को शिव के रूप में पूजा जाता है, यह माना जाता है। और इसका अस्तित्व आपको दिख पड़ता है कि जो भारत की सबसे प्रथम सभ्यता थी, उस सभ्यता में ही हम लोगों को शिव के दर्शन होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और आपको मिलेगा, कि एक योगी की आकृति की
मूर्ति मिली, मतलब उसका जो रूप है दिखाई पड़ता, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में आध्यात्मिकता भी थी, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो लोग ध्यान मुद्रा में बैठ करके आराधना करते थे और उन लोगों से, उस माध्यम से जो है उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी। क्लियर? अब देखिए तीसरा जो हमें पढ़ाना है आपको वो है चनहुदाड़ो। क्या चीज? चनहुदड़ो। इसकी अगर उत्खनन यानी एक्सकेवेशंस देखा जाए तो 1931 में हुआ और इनके जो उत्खननकर्ता थे इस क्षेत्र के वो ननी गोपाल मजुमदार, ननी गोपाल मजुमदार, ठीक है। इनके साथ एक चीज जुड़ी हुई है और आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि उत्खनन के क्रम में ही इनकी मृत्यु हो गई। जब उत्खनन करवा रहे थे तो एक पत्थर आके इन पर गिर गया जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी क्वेश्चंस आमतौर पे पॉपुलर है, आता है। और अगर स्थिति देखा जाइए कि ये कहां पर स्थित है तो ये भी सिंध में है और सिंधु नदी तट पर इसकी स्थिति है। अगर प्रमुख पुरातत्व की बात किया जाए कि आखिर यहां से क्या क्या मिला है तो उसमें पहला है कि ये एक निर्माणशाला था जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। बात समझ में आ रही है? देखिए हड़प्पा सभ्यता के जितने पूरा स्थल हैं वे सब के कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ा तो ये ट्रेड सेंटर था, जहां जहां उत्पादन होता था। इस बात को समझाने के लिए एक सवाल आपको देते हैं और उसका जवाब जब क्लियर हो जाएगा तब थोड़ा हम आगे पढ़ाते हैं। सवाल हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशंस बोलते हैं, नगरी सभ्यता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको आता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में पिछले क्लास में हमने बताया कि 1000 स्थलों की खुदाई हुई। 1000 स्थल में आप उंगली पर गिनिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदाड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, उसके बाद लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, यही सब नगर हैं। तो उंगली पर गिन कर करके 5 से 10 तक नगरों का अस्तित्व मिलता है हम लोग को। तो 1000 स्थल में मुश्किल से 10 ही नगर हैं और उसको हम लोग नगरीय सभ्यता बोलेंगे? नहीं। एक चुभता हुआ सवाल है कि नहीं? 1000 स्थल में बड़ी मुश्किल से सिर्फ 10 ही स्थल नगर कहलाने के हकदार हैं, बाकी 9990 स्थल ग्रामीण हैं। इसके बावजूद क्या इसको नगरीय सभ्यता कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? आप बताइए। कहना चाहिए, तो क्यों कहना चाहिए बता दीजिए। तो नहीं था तो ग्रामीण कहिए। देखिए
ये लड़का तेज है। ठीक है 10 था, बाकी 990 स्थल ग्रामीण थे, 10 ही मान लिया जाए क्या थे, शहरी थे। फिर भी हम शहरीकृत सभ्यता इसको बोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब पिगट ने दिया है। पिगट एक पुरातत्ववेत्ता है और भारत के पुरातत्व को विश्व पटल पर लाने में स्टुअर्ट पिगट का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसको ब्रिटेन के एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित करवाया और उस समय से ही भारत का पुरातत्व वैश्विक स्तर पर जाना गया। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि हम क्यों अर्बन सिविलाइजेशंस कहेंगे। तो 10 ही नगर थे, लेकिन इन्हीं 10 ही नगरों के व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण 990 केंद्र जीवित थे। वहां जो अधिशेष उत्पादन होता था वो इन्हीं नगरों के माध्यम से दूसरे जगहों पे बिक जाया करता था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हड़प्पाई स्थल, हर स्थल अलग अलग चीजों का उत्पादन करता था। तो इन नगरों के बाजारों के माध्यम से ही वो स्थल पूरे हड़प्पाई स्थल में और विदेशों में भी प्रयोग किए जाते थे। तो इस तरीके से जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा स्थल फैला हुआ था, उसमें आर्थिक गतिविधियों में गतिशीलता इसके नगरों के कारण हो रही थी। इस कारण से इस सभ्यता को नगरीकृत सभ्यता कहना उपयुक्त होगा। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशंस दे करके पूछ सकता है। जो मैंने आपको बताया आमतौर पे ये सब बुक में नहीं है। तो हाँ, हम बता रहे थे ये बात कहाँ से बिगड़ गई, वो ये कि ये निर्माणशाला था, कौन, चनहुदाड़ो, और निर्माणशाला नगरों में ही हुआ करते थे आमतौर पे। तो जैसे लोथल आगे पढ़ने वाले हैं, वो ये चनहुदाड़ो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो था वो ट्रेड यूनिट था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, लेकिन चनहुदाड़ो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, चीजों का निर्माण किया जाता। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो बनते हुए मिली हैं वहां। बहुत सा पूर्ण निर्मित वस्तु मिली है, बहुत से अर्ध निर्मित वस्तु मिली है, और बहुत जगह पे रॉ मटेरियल रखा हुआ मिला है, और ये सब बिखरे हुए हैं। तो जिससे विद्वानों का ये विचार बना कि ऐसा तो किसी कारखाने में होता है, और इसी ढंग के बहुत सारे स्थान चनहुदाड़ों में दिखाई पड़ते हैं, जिससे कहा जाता है कि ये एक निर्माण स्थल था, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। जो आकर्षक करने वाली चीजें हैं आमतौर पे उसमें है कि लिपस्टिक मिला है यहाँ, जो आमतौर पे पूछा जाता है, और एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक पद चिन्ह मिला है, यानी फुटप्रिंट। ठीक है, पद चिन्ह मिला है। पद चिन्ह का इंग्लिश क्या होगा? तो फुटप्रिंट। तो आमतौर पे चनहुदाड़ो से संबंधित यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा हो गया। हाँ सही बात है, प्रश्न करना चाहिए, पता कैसे चला। तो आज भाई लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना।
नहीं, आज लिपस्टिक का इस्तेमाल होता है ना, तो होता है तो उसकी उसके जो आकृति होती है, उसकी जो बनावट होती है, वो तो हम जानते हैं। तो उसी प्रकार की चीज मिली, तो विद्वानों ने कहा कि लिपस्टिक के समान है, इसलिए लिपस्टिक का। और दूसरी बात यह कि हड़प्पा वासी प्रसाधन मतलब समझ रहे हैं ना, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉक्स मिला है वहां मोहनजोदड़ो में, लिखना भूल गए, तो उस बॉक्स में 6 खाने, तो 6 खाने में अलग अलग चीजें रखी हुई। जैसे आज आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो उस पीरियड में भी एक लिक्विड उसमें मिला है जो शैम्पू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आज आप डाई करते हैं, बाल डाई करते हैं, पक जाता है जिसका, तो उस पीरियड में भी बाल डाई करने के प्रमाण मिलते हैं। आज आप ऐनक इस्तेमाल करते हैं, उस पीरियड में भी ऐनक और कंघी मिली है, लेकिन वो ऐनक शीशे के नहीं होते थे, तांबे के होते थे। उसको इस ढंग से लेप किया जाता था कि उसमें रिफ्लेक्शंस पैदा हो जाता था। तो ये सब चीजें इस बात को प्रमाणित करती है कि वो लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये लिपस्टिक हो सकता था, यही बनता हो, कहाँ, चनहुदड़ो में। अब ये हमको नहीं मालूम है, इसलिए नहीं बता सकते। नहीं, ये नहीं, हमको, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे। हम अपने आप को काबिल बनने के लिए आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। हमें अभी तक लिपस्टिक के कलर का कहीं पर हम नहीं पढ़े हैं, उतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि अनुसंधान करके आपको बताएं। इसलिए, और आज तक जितना भी अपने पढ़ने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में ऑब्जेक्टिव हमने बनाया, तो उस ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा नहीं कहीं मिला कि लिपस्टिक का कलर क्या था। हम इसको अंडर कंसिडरेशन आपके प्रश्न को रख ले रहे हैं। जिस दिन हमको मिलेगा उस दिन बता देंगे कि चनहुदाड़ो के लिपस्टिक का कलर क्या था। ठीक है जी। नहीं, लिपस्टिक आमतौर पे काला तो नहीं होता है। कौन आदमी चाहेगा मेरा होंठ काला दिखाई पड़े? काला होंठ को तो छुपाने के लिए लिपस्टिक लोग लगाते हैं, और फिर होंठ में वो काला कर लेंगे। वो आज होता है, उस समय नहीं होता था। नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलत सवाल नहीं कर रहा है ये। पढ़ाई का मतलब ही थोड़ी कि एकदम सीरियस होकर के पढ़े, तो चटपटा थोड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब चौथा स्थल जो है वो है लोथल। ठीक है। इसका उत्खनन जब हुआ था तो समय था 1953 और 54 में, और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। अगर इसकी स्थिति की बात किया जाए कि कहाँ है लोथल, तो ये गुजरात में है। गुजरात में कच्छ का रण है, वहां पर एक नदी बहती है, स्थानीय नदी है, जिसका नाम है भोगवा। और अगर गांव का नाम पूछे तो सागर वाला है। सागर वाला गांव है, कच्छ जिले में सागर वाला एक गांव है। उसी गांव के से भोगवा नदी बहती है, उसी के बाएं तट पर है ये। ठीक है। इस नदी के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत पापड़ बेल चुके हैं, इसीलिए आपको इस ढंग से पढ़ाना चाहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन छूटे नहीं।
तो ये बायां तट पर है। जो पुरातात्विक स्थल जो यहाँ मिला है वो यहाँ भी एक निर्माणशाला मिला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ डॉक यार्ड मिला है, यानी गोदीवाड़ा। नहीं, पोर्ट, जहां से जहाज आता जाता है पानी वाला। और इसका जो डॉकयार्ड का माप है वो 214 गुने 36, 214 गुने 36 मीटर का है। मतलब 214 मीटर जो है वो लंबा है और 36 मीटर चौड़ा है। हालांकि इस पर विवाद है, बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं इतना छोटा डॉकयार्ड होता है, जहाज आएगा कैसे। उसका जवाब देते हैं कि उतना बड़ा बड़ा जहाज होता ही नहीं था, नावें होती थी तो वो आराम से चला आएगा। तो खैर ये हम लोग के सीमा में बहस करने का नहीं है, ये सब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सब इस पर बात करें। हम लोग को इतना पढ़ना है कि एक डॉकयार्ड जो है यहाँ लोथल में मिला था। इसी से जुड़ा हुआ एक और स्थल है जो साथ साथ पढ़ा देते हैं, और वो है आपको धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन किसने किया साहब? तो इसमें दो नाम मिलेगा। एक तो पहली बात है कि 1991 में हुआ, दूसरा राजेंद्र लाल विष्ट और यज्ञदत्त शर्मा। राजेंद्र लाल विष्ट और यज्ञदत्त, ऐसा दो नाम इसलिए हम लिख रहे हैं कि राजेंद्र लाल विष्ट ने शुरुआत कर दी थी, असल ज्यादा इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने जो है करवाया है। अब इसकी अगर स्थिति देखा जाए कि किस जगह पर यह स्थित है, तो ये भी गुजरात में है और गुजरात के जो कच्छ जिला है इसी में एक मनसरवा नाला है। मनसरवा नाला है, माने नाला या नदी या छोटी नदी कह लीजिए, जो भी, वहीं पर यह स्थित है। इसका जो पुरातात्विक महत्व है, यह स्थल है, और ज्यादा जिस चीज के लिए जाना जाता है, पहली बात तो ये कि यहां जो निर्माण कार्य हुआ है पत्थरों से हुआ है। देखिए पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जहां भी है सब जगह ईंट इस्तेमाल हुए हैं, और ईंटों का नाप 30 गुने 20 गुने 10 है। इतनी बड़ी ईंटें होती थी। लेकिन ये एक ऐसा पूरा स्थल है कि जहां ईंट नहीं इस्तेमाल हुआ है, ईंट के जगह पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों? क्या इस वजह से इसको हम गैर हड़प्पाई स्थल कह दें या गैर हड़प्पाई संस्कृति का क्षेत्र कहें? तो नहीं। ये जो गुजरात का ये इलाका था, यहाँ मिट्टी मिलती ही नहीं थी, तो मिट्टी जब नहीं मिलेगी तो ईंट कहां से बनेगा? तो यहाँ पथरीला इलाका था और पत्थर पाए जाते थे, इसलिए पत्थरों को ही ईंट के रूप में प्रयोग किया गया। इसलिए यहाँ के जितनी इमारतें हैं वो सब के सब ईंट की
बनी हुई। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि यहां पर बहुत बड़ा तालाब मिला है, एक टैंक, और वो टैंक देखने लायक है। आप एनसीईआरटी का बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें वहां से फोटो खींच के डाला हुआ है। आप देखिएगा कि उसका साइज बहुत बड़ा है, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और पानी जो है वो रिस के जमीन में नहीं जाए, मतलब जितना पानी हो वो सब उसमें भरा रहे हमेशा। उसके लिए चारों तरफ जो पथरीले ईंटों से उसको भर दिया गया है, लेप कर दिया गया है। पानी के अंदर घुसने और निकासी की पूरी व्यवस्था है। तो उससे विद्वानों का ये राय है कि चूंकि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र था, तो इसलिए यहाँ कृषि करने के लिए या समय पर पानी मिलने के लिए इस टैंक का निर्माण किया गया था, और इसी कारण से ये जो धौलावीरा का क्षेत्र था वो जीवित रहा या यहाँ आबादी बसी। दूसरी चीज जो यहाँ मिलती है, बहुत आकर्षित करती है, कि 17 शब्दों का, यह शब्द नहीं कहिए, अक्षर, 17 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है। जैसे कोई घर में या कोई बड़ा दुकान हुआ उसमें घुसता है, या बड़ा कोई शहर हुआ उसमें बाहर में बोर्ड लगा रहता है, तो इस तरीके से एक साइन बोर्ड मिला है। तो अभी तक जितने भी लिखावटें मिली हैं मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता की, उसमें इतने अक्षरों वाली लिखावट नहीं मिली। तो सबसे बड़े अक्षरों वाली लिखावट कहीं मिली है तो कहाँ मिला है? वो धौलावीरा में मिला है। इसके अलावा यहां से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब उस पीरियड में जो है भूकंप भी आया था। तो भूकंप के साक्ष्य आपको इस स्थल पर दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं। तो ये इतनी चीजें हैं जो धौलावीरा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब ये कितना, 5 नंबर हो गया ना? क्या चीज? हाँ बोलिए, क्या सवाल था? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इसमें भाषा कौन सा बोला जाता था। इसका जवाब ये है कि जो लिपि मिली है यहाँ से वो चित्राक्षर लिपि है, मतलब चित्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करने वाली, और बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस प्रकार की जो लिखावट होती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इसको बोस्त्रोफेदन बोलते हैं। इस लिखावट को कोई भी प्राचीन काल की लिखावट है वो तभी पढ़ी जाती है जब उससे मिलती जुलती हुई कोई भाषा पहले से ज्ञात हो, यानी कोई भी अज्ञात भाषा द्विभाषीय के माध्यम से पढ़ी जाती है। अभी तक चाहे भारत हो या मेसोपोटामिया का लेख हो या मिस्र का हो, ये कहीं की भाषाएं आज तक नहीं पढ़ी गई। तो इसलिए लोग बोलते कैसे थे ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाते चले
तो कोई एक विशेष क्षेत्र में जो आरंभिक भाषा था वही विकसित हो करके या आगे बढ़ करके उसका विकसित रूप हमें दिखाई पड़ता है। तो जब विकसित रूप पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो सबसे पहली भाषा जो हमें दिखाई पड़ती है वो है पाली, और उसी के समकालीन या थोड़ा सा आगे जो भाषा दिखाई पड़ती है वो है प्राकृत। तो हम कह सकते हैं भाषा के विकासात्मक अध्ययन के आधार पर या इतिहास के आधार पर कि जो हड़प्पा सभ्यता की भाषा होगी वो प्राकृत या पाली का आरंभिक रूप होगा। ये बात हम अपने तरफ से आपको कह रहे हैं, ये बात किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई है, और ये बात बड़ी दिलेरी और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। इसको कहने के पीछे ऐतिहासिक तर्क है हमारे पास। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई पूछ भी सकता है हमसे, तो हम उसको इसका जवाब देने में सक्षम हैं। क्लियर? अब देखिए सही 5 न था, उसके बाद 6 में हम लेते हैं कालीबंगा। क्या चीज? कालीबंगा। इसका जो उत्खनन हुआ, एक्सकवेशंस हुआ, वो 1959 ईस्वी में, ठीक है। उत्खनन करने वाले थे बीके लाल और बीके थापर। हम लाल एवं थापर कर देते हैं, ठीक है। बीके लाल एवं बीके थापर। क्लियर? इसकी स्थिति कहां है, यानी किस जगह पर ये स्थित है? तो ये राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि यहां प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का मतलब प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले, एवं विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिले। अब देखिए ये क्यों, इसको अलग से हमने क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है कि आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कि ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसमें हमने कहा था कि इसका देशीय ओरिजिन ही वास्तविक है। इसको खोज किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामियन नहीं थे, बल्कि यह स्थानीय सभ्यता थी। तो एक व्यक्ति का हमने नाम लिया था जिसका नाम था अमलानंद घोष, याद होगा आपको। तो अमलानंद घोष ने जो खुदाई करवाई वो इसी कालीबंगा में करवाई, और इसके 2 स्तर मिले, जिसमें से एक स्तर प्राक हड़प्पीय था यानी हड़प्पा से पहले का, और वहां जो वस्तुएं मिली उसी का विकसित रूप विकसित हड़प्पा में था। और ये जिस जगह पर उन्होंने खोजा उस जगह का नाम था सोथी। सा में ओ की मात्रा, था में दीर्घई आकार, SOTHI, सोथी, ठीक है। तो इसीलिए अमलानंद घोष ने इसे सोथी संस्कृति का, और यहीं से फिर रिसर्च की शुरुआत हुई और लोगों ने प्रयास किया। जब मेहरगढ़ गए यानी सिंध में, और वहां पहाड़ियों पर उत्खनन कार्य करवाया, तो पता चला कि यहां भी तो वही साक्ष्य मिल रहा है कि विकसित हड़प्पा से प्राक हड़प्पा के स्थल थे। फिर सुरकोटदा गया तो वहां भी मिला इस तरह के साक्ष्य। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे लमसम बहुत सारे स्थल ऐसे पाए गए जहां प्राक हड़प्पीय स्थल थे खुदाई के बाद। तो इससे आज के समय में यह पूर्ण रूप से स्थापित हुआ
कि भारत की जो अपनी सभ्यता थी वो किसी विदेशी ऋण की मोहताज नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोगों ने अपने कौशल के बुनियाद पे, अपने टैलेंट के बुनियाद पे सभ्यता का विकास किया और दूसरे सभ्यताओं को अपने निर्यात के माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से लाभ पहुंचाया, लाभान्वित पहुंचाया। ये अब वर्तमान समय में, अभी तो एक स्थल हरियाणा में भगवान पूरा है ही है, नाम भूल रहे हैं, वो बहुत बड़ा हड़प्पाई स्थल है। अगर पूरा उसकी खुदाई हो गई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से वो सबसे बड़ा, राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी एक जगह है जहां उत्खनन कार्य चल रहा है। आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और उस पर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राखी गढ़ी के बारे में बताया जाता है कि साहब सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है ये, और अभी ऑन वे है इसका एक्सकेवेशन, इसलिए निश्चित रूप से इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। 24 कमरों के अवशेष मिले हैं इस राखी गढ़ी में, जबकि इतने बड़े कमरे के अवशेष ना ही मोहनजोदड़ो में मिले हैं और ना ही हड़प्पा में मिले। तो ये हुआ कि प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा स्थल यहाँ साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य बोलना आ गया, पहली बार सुने, शुक्रिया। लेक्चर्स का ही फायदा होता है कि लोग बोलना सीख जाते हैं। नहीं, आपको एहसास नहीं होता है कि पहले से आप अच्छा बोलने लगे हैं? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो होता है, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए तो और बात आगे बढ़ेगी। बात को आगे बढ़ाइए आप, जिंदगी तब खुशगवार होगी। जब स्टिल रहेगा तो कैसे होगा? अब देखिए, जहां तक पुरातत्व का प्रश्न है तो इसमें आप अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदी समझते हैं, जिसमें हवन दिया जाता है, हवन कुंड, आप हवन कुंड भी बोल सकते हैं, और बड़ा जियोमेट्रिक बना हुआ है। जिस ढंग से हम जब पढ़ा रहे थे आपको वैदिक टेक्स्ट, तो उसमें बताया था कि हवन कुंडों के बारे में यजुर्वेद में इसका विवरण है और इसीलिए उससे ज्यामिति का विकास हुआ है। तो वहीं से इसका ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, इसके साक्ष्य तो हड़प्पा सभ्यता ही मिले। और ऐसी परिस्थिति में आप हवन के अस्तित्व को या हवन के महत्व को नकार नहीं सकते। जो हिंदू धर्म का मानने वाला नहीं व्यक्ति है और हिंदू धर्म के रीति रिवाज या पद्धतियों के बारे में कोई उसे बताता है तो एक सिरे से उसको नकार देता है। या कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं है, उसकी पद्धतियों और चीजों को बताता है तो दूसरा उसकी बात को एक सिरे से नकार देता है। ये दोनों अतिवादी विचार हैं, एक्सट्रीम थॉट है, ये बैलेंस थॉट नहीं है। बैलेंस थॉट क्या हमारा है कि इस संसार में कोई भी चीज पाई गई उसका एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को प्राप्त करना चाहिए, ये जानकारी करना चाहिए। तो हमें भारत में हवन कुंड मिल रहे हैं, क्या यही मिले हैं? कितनी खूबसूरत बात है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको ये जवाब दीजिए कि विदेश में भी बहुत जगहों पे जो अन्य सभ्यताएं हैं वहां भी हवन कुंड के साक्ष्य मिले। तो ये किस चीज की समानता की बात कर रहा है? तो ये धार्मिक विश्वास के समानता की बात कर रहा है कि ईश्वर के पास संदेश पहुंचाने के लिए आहुतियां सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साधन था। यही वजह है कि विश्व की जितनी प्राचीन सभ्यताएं पाई गई हैं उन सबों में इस प्रकार के हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसको सिर्फ एक रिलीजन से जोड़ करके देखा नहीं जा सकता है, यह देखना नहीं चाहिए।
बल्कि इसको एक विस्तृत आयाम देकर के देखना चाहिए, तब वास्तविक चित्र उभर करके सामने आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगली चीज जो है वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले और एक जो क्यारी है दूसरी क्यारी, दोनों एक दूसरे के क्रॉस करते हुए गया है और दोनों का डिस्टेंस एक नहीं है। एक जो इस तरह की क्यारी है उसके डिस्टेंस कम है और जो उसके काटती हुई क्यारी है उसके डिस्टेंस अधिक है। तो इसमें विद्वानों का कहना है कि कम डिस्टेंस वाले क्यारी में चना लगाया जाता था और जो बड़े डिस्टेंस वाले क्यारी थे उसमें सरसों बोया जाता था। तो इसके साक्ष्य मिले हैं। लोथल में एक चीज भूल गए बताना, उसको लिख लीजिएगा आप लोग जहां पर लोथल होगा, कि चावल उपजाने का साक्ष्य और ज्वार बाजरा उपजाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, लोथल से। ठीक है। अब उसके बाद सातवां हम आते हैं बनावली पर। ज्वार बाजरा, इसका उत्खनन 1964 में जगतपति जोशी ने किया था। जगतपति जोशी। एक और लोथर में लिख लीजिए कि युग्मित शवाधान, ज्वाइंट क्रेमेशन। क्रेमेशन समझ रहे हैं ना, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार क्रेमेशन की 3 विधियां थी हड़प्पा सभ्यता में। एक पूर्ण समाधान, एक आंशिक समाधान और एक दाह संस्कार यानी जला देना। तो पूर्ण समाधान का मतलब हुआ कि जैसे व्यक्ति मरा उसके पूरी शरीर को जमीन में गाड़ दिया गया। आंशिक समाधान का मतलब कि आदमी मरा तो जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया गया और जो बचा उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। और दाह संस्कार का मतलब कि पूरा जला दिया गया और उसके अस्थि कलश को किसी पात्र में रख करके तब दफना दिया गया। तो लोथल में जो मिला है युग्मित शवाधान का मतलब ये हुआ कि 2 व्यक्ति का एक साथ एक ही कब्र में दफन कर देना, इसको बोलते हैं युग्मित समाधान। तो ये लोथल से मिला है। ठीक है। तो जगतपति जोशी ने किया इसका। अगर अवस्थिति या स्थिति देखा जाए तो ये हरियाणा में घग्घर नदी के तट पर है। इसमें सबसे बड़ा पुरातत्व जो मिलता है, जिसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पे, वो है कि यहाँ मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। यहां जो है ना जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस जुते हुए खेत को कैसे जोता जाता था एक सवाल है। तो उसका जवाब ये मिलता है कि मिट्टी का हल मिला है। तो मिट्टी का हल बताया था कि खिलौने लोग इस्तेमाल करते थे, जो इस्तेमाल करते थे उसी का खिलौना ही बनाते थे। तो हल का खिलौना बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हल से लोग परिचित थे। तो भाई हल से जब परिचित थे और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं तो फिर हल क्यों नहीं मिला?
है? हाँ, वेरी गुड। तो हल उस समय लोहे के नहीं थे, क्योंकि लोहा आविष्कृत ही नहीं हुआ था, इन्वेंटेड नहीं हुआ था। तो हल लकड़ी के बने हुए थे, और लकड़ी जो है वो घुन लग के समाप्त हो गया इतने वर्षों में। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम लोगों को हल के रूप में नहीं मिले। ठीक है, गुड। उसके बाद चलिए, हमको खुशी की बात है भाई कि कोई बोलने लगा है। उसके बाद एक है रोपड़। क्या है? ये पहले हम लोग रोपड़ बोलते थे। अभी अगर जाइएगा वहां पर तो रोपड़ नाम का कोई जगह नहीं मिलेगा। अभी ये रूपनगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? रूपनगर। इसकी खोज या उत्खनन हम जगह जगह लिख रहे थे पहले। 1953 में S.R. राव ने किया था। किसने किया था? S.R. राव ने किया था। ये क्यों हम बता रहे हैं कि इसके साथ कुछ यूनिक चीज जुड़ी हुई है। जैसे इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है, और ये है कहां? तो पंजाब। पंजाब कौन वाला? नहीं, भारत वाला। इसलिए इसकी विशेषता ये है कि भारत में उत्खनित प्रथम स्थल है। भारत में उत्खनित प्रथम स्थल है। मतलब समझें, अभी तक जो भी उत्खनन हो रहा था तो देश के आजादी से पहले हो रहा था, यानी ब्रिटिश पीरियड में। और वो जितने भी हुए वो आज के पाकिस्तानी क्षेत्र में हुए। जब देश आजाद हुआ, देश का डिवीजन हुआ, तो सभी के सभी हड़प्पाई स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान में। भारत में कोई नहीं रहा। तो भारत में जो पहला हड़प्पाई स्थल खोजा गया वो कौन था? रोपड़ था, जो वर्तमान समय में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। यहां की एक और विशेषता है कि मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया है। यानी जब मालिक मर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता भी मर गया। कुत्ता को अपने मालिक से इतनी मोहब्बत थी कि मालिक की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मर गया। आज अगर किसी दो के बीच संबंध है और उसमें से एक मर गया तो बचा हुआ तुरंत दूसरा खोज लेता है। किसी के लिए कोई मरता ही नहीं है। अब बड़ी शर्म की बात है। और उस समय मोहब्बत इतनी थी कि कुत्ता भी मर जाया करता था। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर में शामिल है, ये रुका नहीं। पुरातत्व जो है ना सर, जो आर्कियोलॉजी है, वो एक पूरा साइंस है। अब तो बहुत सारे केमिकल और मशीन इस्तेमाल होने लगे हैं। तो वो जो मिला है लाश, तो वो कब मरा, कुत्ता कब मरा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको हमने कहा, हमने एक रेडियो कार्बन 14 पढ़ाया है। ये रेडियो कार्बन 14 आउटडेटेड हो गया है एज पता करने का। 12 तरीके अब ईजाद हो गए हैं प्राचीन काल के वस्तुओं की आयु ज्ञात करने का। उसमें एक रेडियो एक्टिव एविडेंस है। उसके माध्यम से भी, तो उसके माध्यम से दिन और सेकंड और मिनट बता देगा कि ये कितना सेकंड पहले पुराना है। तो जो एक उपेंद्र सिंह का नाम हमने लिया होगा आपको,
कि एक बहुत अच्छी बुक आई है उपेंद्र सिंह, तो उसमें आपको ये सब चीज़ मिलेगी और किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो उपेंद्र सिंह की बुक को पढ़िए, अगर आपके पास नहीं है तो बोलिएगा हम कल ला देंगे, आपको हम दिखला देंगे कि देखिए ये सिर्फ रेडियो कार्बन 14 ही नहीं है, बल्कि और भी साधन है जिससे एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी मतलब चीज़ के प्राचीनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 11 बज चुके हैं और हम समय से थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ा दिए हैं। तो ये चीज़ जो प्रमुख स्थल थे वो A to Z आपके क्लास में बताई गई। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आई। अब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।